Hello dear students, this is the class of Petroleum Geology for third semester Petroleum Engineering students. लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी यूनिट 5 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में हम क्या क्या स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम क्यों स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, इट्स पर्सपेक्टिव इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसके जो डिफरेंट जैसे कि इसका जो डिफॉर्मेशंस होता है, जो रॉक के डिफॉर्म होकर और डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, तो ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेन होता है वो आपका होता है डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्ट्रेस अप्लाई करने पे जो डिफॉर्मेशंस बनते हैं, जो डिफरेंट टाइप का जो रॉक का किस टाइप का डिफॉर्मेशंस उसमें क्रिएट हो सकते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था, किससे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के रिलेशनशिप से। और उसके बाद में हमने डक्टाइल और ब्रिटल नेचर देखा था कि डक्टाइल और ब्रिटल नेचर के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? इट इज अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय geoscientists during early 1960s. It is described as most revolutionary concept in the history of geology. ठीक है, ये जो आपके प्लेट टेक्टोनिक्स का जो कंसेप्ट था ये अर्ली 1960s में दिया गया था जियो साइंटिस्ट से। तो ये जो आपकी जियोलॉजी में एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट था, क्योंकि क्या हुआ, इसने बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक में इसने क्या बता रखा है कि इट इज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द अपर रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम सरफेस डाउन टू अ डेप्थ ऑफ 150 to 200 किलोमीटर। दैट मींस कि जो आपका सरफेस का जो अपर रिजिड पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ बेसिकली इसमें हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं अर्थ को, ठीक है। तो सॉरी, तो अर्थ को बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जो आपका बीच वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोर, ठीक है, उसके बाहर वाला होता है मेंटल, और उसके बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट से हम इसको डिवाइड कर रखा है। तो जो कोर होता है आपका बेसिकली बहुत हॉट मेटल मटेरियल होता है, तो जैसे जैसे कि सरफेस तक जाता है टेंपरेचर इसका रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि सरफेस से लेके डेप्थ ऑफ 150 to 200 किलोमीटर, जब हम सरफेस से यहाँ पे डेप्थ पे जाते हैं 200 किलोमीटर तक की डेप्थ पे, तो जो रॉक है हमारी, उस रॉक जो रॉक्स है, ये वाला जो पार्ट है, जब हम सरफेस से नीचे गए 150 से 200 किलोमीटर तक अगर हम डाउन गए, तो वो जो पार्ट होता है वो क्या डिफरेंट स्लैब्स या लेयर्स में डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्लैब्स और ब्लॉक्स और प्लेट्स, ठीक है। तो इन्हीं प्लेट्स को, इन्हीं स्लैब्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसको हम नाम से भी जानते हैं, लिथोस्फेरिक पोर्शन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तो जो ये पार्ट में जो डिफरेंट प्लेट्स या स्लैब्स में डिवाइडेड होता है, उन प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या इनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। अब जो these lithospheric plates have been and are even now in a process of gradual in a process of gradual shifting with respect to each other। मींस क्या हो रहा है, अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो अर्थ के सरफेस के जो ऊपर वाला पार्ट है, जब हम डीप डाउन गए 200 किलोमीटर तक, तो उस पार्ट को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो क्या बना होता है स्लैब से, लेयर से, इन सब से बना हुआ होता है, ठीक है। लेयरिंग स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंट ब्लॉक्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारी प्लेट्स है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनमें क्या होता है, एक ग्रेजुअल मूवमेंट चलता रहता है, पहले भी चलता आया था और अभी भी ये प्रोसेस और कंटिन्यू में है, कि ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चल रहा है। जो हमारी प्लेट्स है वो क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें स्लो मूवमेंट चलता रहता है, जैसे कि हमने कहा प्लेट मूवमेंट इज वेरी स्लो फिनोमेना। मतलब जो क्या होता है कि जो प्लेट्स बनी होती है एक दूसरे से अरेंज होती है, ठीक है। तो इनका एक ग्रेजुअल मूवमेंट चलता रहता है, एक स्लो मोशन से। ये जो मूवमेंट होता है वो रैंडम नहीं होता कि एकदम से इसका रैंडम मूवमेंट हो गया प्लेट्स का, या जो अकेजनली हो गया किसी रीजन से, ये कंटिन्यू में चलता जाता है, स्लो प्रोसेस है। तो कभी-कभी क्या होता है, जो प्लेट्स है वो आपस में एक दूसरे से इनका मूवमेंट्स हुआ और ये एक दूसरे से आपस में जब एडजस्ट होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, तो जो अर्थक्वेक्स के जो मेन रीजंस है वो इन्हीं के कारण होते हैं कि जब हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो आपस में
अरेंज होने का ट्राई करती है या इनके जो स्लो मूवमेंट्स चलते हैं, तो जब मूवमेंट की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है तब जो अर्थ वेव्स आते हैं वो फील किए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो प्लेट का मूवमेंट है वो हम जो इसकी रेट होती है प्लेट मूवमेंट की रेट, उसको हम जीपीएस से फाइंड आउट कर सकते हैं। जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, इससे हम जो प्लेट किस रेट से मूव कर रही है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब जो प्लेट है वो किस तरीके से मूव करती है उसको हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में कि किस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट। ड्रिफ्ट मतलब मूवमेंट ही होता है एक तरीके से कि जो कुछ चीज कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इनका मूवमेंट कैसा होता है, ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स अंडरगो विद रेस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग प्लेट्स अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, जो एडजॉइनिंग प्लेट्स होती है, ठीक है, जो प्लेट्स होती है वो आपस में एक दूसरे से मूव करती है, तो वो किस तरीके से जो बाउंड्रीज होती है उनके अलाउ मूव करती है, वो हमने यहाँ पे थ्री बेसिकली बाउंड्रीज है, उनसे वो उनके अलाउ जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है या जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ठीक है, वो कैसे मूव करती है थ्री बाउंड्रीज के अलाउ। जो थ्री बाउंड्रीज है दीज आर द डाइवर्जिंग बाउंड्रीज, द कन्वर्जिंग बाउंड्रीज एंड द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जो आपकी डाइवर्जिंग बाउंड्री है उसमें क्या होता है, डाइवर्जिंग बाउंड्री में क्या होती है, जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये डिफरेंट सेक्शन की प्लेट्स बनी हुई है। ठीक है, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक दूसरे से इनका पुल अपार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो एक दूसरे से वो डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी पुलिंग होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में उन बाउंड्रीज के अलावा ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, इनके बीच में एक पुलिंग फोर्स काम करता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होता है। तो ये इन बाउंड्रीज को हम कहते हैं डाइवर्जिंग बाउंड्रीज। ठीक है, जो 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 हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में उसमें उनमें पुलिंग फोर्स काम करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में वो फ्लो करेंगी, उनका मूवमेंट होगा। तो वो इस तरीके की जो बाउंड्रीज होती है उनको हम कहते हैं डाइवर्जिंग बाउंड्रीज। जो दूसरी टाइप की बाउंड्रीज है वो है द कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। कन्वर्जिंग बाउंड्रीज में क्या होता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करेगी, they will move towards each other। ठीक है, they will move towards each other or close to each other। इसमें क्या हो रहा था कन्वर्जिंग बाउंड्री में, अवे फ्रॉम ईच अदर। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है they will move away from each other and in converging boundaries the plates will move towards each other or close to each other। जो नैरो जोन्स होते हैं उसमें क्या होगा, जो बाउंड्रीज और नैरो जोन्स की जो एडजॉइनिंग प्लेट्स होती है वो क्या करेगी, उन बाउंड्रीज के अलाउ एक दूसरे की तरफ मूव करेगी। तो क्या होगा, ये जो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे की तरफ मूव करती है, तो इस मूवमेंट की वजह से हमें कई बार जो वैलीज और माउंटेन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ स्ट्रेट मूव करेंगे। तो इस तरीके का जो वैलीज और माउंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, वो इस कारण से उनका फॉर्मेशन होता है। जो नेक्स्ट आपकी थर्ड टाइप की बाउंड्रीज है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बेसिकली क्या होता है, जो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे की अपार्ट या एक दूसरे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एक सेक्शन में बटा हुआ है तो ये जो प्लेट्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी, उसको और इस तरीके की जो बाउंड्रीज को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज नथिंग, इट इज बेसिकली अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मींस कि assumptions की कुछ assumptions जो दिए जाते हैं उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं कि हमने मान लिया कि ये ऐसी एक कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द हाइपोथेसिस that the Earth's continents have moved over geological time relative to each other, thus appearing to have drifted across the ocean bed। इसका मतलब कि ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मींस कि हमारी मतलब हमने कोई assumptions किया, उसमें ये माना जाता है कि क्या होता है, जो हमारा हमें पता है कि अर्थ बेसिकली एक तो कॉन्टिनेंटल फेज है इसका और एक ओशनिक फेज है। ठीक है, और जो ओशन बेड्स है और 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो जो कॉन्टिनेंट्स है अर्थ के ओवर मतलब जो ओशन बेड्स है उनको क्रॉस करके जो कॉन्टिनेंट्स है, जैसे जो अर्थ के जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, वो जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है वो यहाँ पे क्या है, ओशन बेड्स बने हुए हैं और जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव
रहे हैं, ठीक है, उनका स्लो मूवमेंट हो रहा है और एक मूव कर रहे हैं। तो अब इस ये जो हाइपोथेसिस था इसका कोई हमें एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला है, तो इसको हम कंसीडर जनरली नहीं करते हैं, ठीक है, इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला हुआ है कि ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अभी तक इसमें रिसर्च चल रहा है कि अगर कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, उनमें ड्रिफ्टिंग फोर्स वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की तरफ। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट था वो हम बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, क्योंकि क्या होता है जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बना हुआ है प्लेट से, वो प्लेट्स एक दूसरे से सेटल होने की कोशिश करती है या वो कूलम्बार्ड होने की कोशिश करती है, एक दूसरे से दूर जाएंगी, पास में आएंगी, तो इन बाउंड्रीज के अलग उनका मूवमेंट चलता रहता है, तो ये बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस जो सब सरफेस वाला पार्ट है, मतलब जो टेक्टोनिक वाला पार्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो हम कह सोचते हैं कि अर्थ का जो टेक्टोनिक वाला पार्ट है वो स्टेशनरी है। ये जो यहाँ वाला जो पार्ट होगा जो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ होता है दैट इज नॉट स्टेशनरी और दैट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ मूविंग पार्ट, ठीक है। जो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से अलग मूव करते रहते हैं और मूविंग जो मूवमेंट होता है उसी की वजह से कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। ये इनके रीजंस हैं या जो माउंटेन्स और वैलीज के जो फॉर्मेशन हो रहे हैं वो भी इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है एटीट्यूड ऑफ प्लेनर एंड लीनियर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हम एटीट्यूड से हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी रॉक बॉडी है उसका डिपोजिशन स्पेस में कौन सी एक्सिस के अलाउंग हो रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन देना, उसका एंगल देना, उसका डिपोजिशन स्पेस में कैसे हो रहा है और उसका जो ओरिजिन हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका उस प्लेस क्या है, ठीक है, उसका कौन सा प्लेस में उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका जो डिपोजिशन की जो लोकेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज एटीट्यूड ऑफ प्लेनर एंड लीनियर स्ट्रक्चर्स। तो अब एटीट्यूड को हम आउटक्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो जो आउटक्रॉप होता है, आउटक्रॉप इज डिफाइंड एज एक्सपोजर ऑफ सॉलिड रॉक ऑन द सरफेस। बेसिकली क्या होता है कि जो सरफेस पे जो रॉक्स होती हैं, मतलब जो सॉलिड रॉक्स होती है वो सरफेस पे हमें नहीं दिखाई देती, दे आर बेसिकली कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ soil that is known as, these are mostly covered with a thick and thin layer of loose deposit known as soil, ठीक है। सॉइल से मतलब कि जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो कवर्ड होता है कि सॉइल से ही कवर्ड रहता है। तो जो इसका जो हार्ड रॉक्स होती है, सॉलिड रॉक्स होती हैं, वो अर्थ में सब सरफेस में मिलती है। तो कई बार जो ये सॉइल का जो लूज डिपॉजिट, ये सॉइल का जो डिपोजिशन रहता है वो कई बार कई किलोमीटर तक भी बिना द सरफेस रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें आप बोले कि थिक लेयर पे बनाती है, थिन लेयर पे बनाती है, तो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू कि वो प्लेस क्या है, वहां पे कैसा फॉर्मेशन और डिपोजिशन हो रहा है। तो क्या होता है कि सॉलिड रॉक्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू एवरीवेयर ऑन द सरफेस। तो जो आपकी सॉलिड रॉक्स होती है सरफेस के अंदर वो जरूरी बिना द सरफेस होती है, सरफेस के नीचे होती है सरफेस, ठीक है। तो अब वो जरूरी नहीं कि वो हर जगह उनका एक्सपोजर हो कि हम सरफेस से उसको देख पाए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो सॉलिड रॉक्स होते हैं वो कवर होती है, एक लेयर बनी हुई होती है उसपे सॉइल की लेयर, ठीक है। उनका एक्सपोजर नहीं होता है सरफेस पे, हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन जो मेन एग्जांपल्स हैं जो आपके जैसे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, इनकी जो साइड्स हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, इनमें क्या ये सॉलिड रॉक्स का एक्सपोजर करता है, ठीक है। सॉलिड रॉक्स हमें दिखती है इसमें, ये सॉइल से डिपॉजिटेड, सॉइल से कवर्ड नहीं रहता है। जो माउंटेन्स है, वैलीज है, उनमें एक्सपोजर होता है सॉलिड रॉक का। ये तो इसी को हम कहते हैं आउटक्रॉप या एटीट्यूड, ठीक है। कि जहां पे जो सॉलिड रॉक है हमें दिखेगी, एक्सपोजर मतलब कि कहां पे वो शो हो रही है, सरफेस से बाहर निकल के जहां वो शो हो रही है उसको हम आउटक्रॉप कहते हैं या एटीट्यूड ऑफ रॉक बॉडी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे जैसे कि ये हमारा सरफेस का लेयर, सॉरी ये जो अर्थ की जो अपर सरफेस है वो है, तो जहां जहां जो रॉक जो निकल के आ रही है, जो जहां से रॉक हमें विजिबल हो रही है सरफेस से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आउटक्रॉप, ठीक है। आउटक्रॉप मतलब कि जो रॉक्स है उनका सॉलिड रॉक्स का एक्सपोजर हो रहा है। बाकी वाला पार्ट क्या है, सॉइल से जो सैंड है हमारी या सॉइल है लूजली डिपॉजिटेड रहता है, ये सॉइल से कवर्ड रहता है। जो हमारी जो रॉक सॉलिड रॉक्स होती है वो नीचे इस पे डिपॉजिट रहती है और उसके ऊपर एक कवर होता है सॉइल का, ठीक है।
जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि ये वाटर है, वाटर में जो जहाँ पे ये सॉलिड मास निकल के आ रहा है बाहर, जो इसका एक्सपोजर हो रहा है सरफेस के बाहर, तो इसको हम कह रहे हैं आउटक्रॉप, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज एल्टीट्यूड ऑफ प्लेनर एंड लीनियर स्ट्रक्चर्स। तो जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में जैसे कि हम कहते हैं कि लैमिनेटेड स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स रहती है, तो वो एक ही प्लेन पर रहती है, जैसे कि वो इस तरीके से बेडिंग प्लेन में भी होती है, तो इस तरीके से हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर्स मिलती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। तो उनके हम डायरेक्शंस डिफाइन करते हैं, उनका एंगल डिफाइन करते हैं। तो हमें क्या होता है कि जो भी बेडिंग प्लेन्स है उनका हमें एंगल डिफाइन करना होता है कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसको डिफाइन करने के लिए जो आपका नेक्स्ट कांसेप्ट है वो है डिप एंड स्ट्राइक। तो बेसिकली जो डिप है दैट इज नथिंग, ये क्या बताता है कि कोई भी बेडिंग प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और जो स्ट्राइक है आपका वो दे रहा है कि किस डायरेक्शन में है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन को वो कौन सी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम समझेंगे कि डिप एंड स्ट्राइक आर टू बेसिक क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्रेस एल्टीट्यूड ऑफ एनी रॉक। मींस एल्टीट्यूड मींस मैंने बताया कि कोई भी प्लेन का उसका पोजीशन क्या, मतलब सॉरी जो रॉक का डिपोजिशन हो रहा है वो प्लेन पे कौन से एक्सिस पे हो रहा है, कैसे एंगल पे हो रहा है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कौन सी प्लेस पे हो रहा है, उसको हम एल्टीट्यूड से डिफाइन करते हैं, आउटक्रॉप से। तो उसका डिप एंड स्ट्राइक हम उसका सॉरी ये जो बेसिक क्वांटिटीज है डिप और स्ट्राइक, वो उसकी पोजीशन को हमें डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कितने एंगल पे है हमारा बेडिंग प्लेन, ठीक है। जो बेडिंग प्लेन मतलब कि जो लेयर्स बनती है, ठीक है, जैसे कि अर्थ की सरफेस के नीचे, अर्थ की सरफेस के नीचे ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं बेडिंग प्लेन। ये जैसे सरफेस की अर्थ है, यहाँ पे ये जो रॉक्स है, रॉक्स की इस तरीके से लेयर्स बनी हुई है, इनको हम कहते हैं बेडिंग प्लेन, ठीक है, ये इसको पैड्स कहते हैं, बेडिंग प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका डिप है, डिप इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लेयर ऑफ अ रॉक एट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कोई भी रॉक, कोई भी हमारा जो रॉक है, ठीक है, रॉक बॉडी है, वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, जैसे कि एक तो ये कि बस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही है इसकी डायरेक्शन, एक इस तरीके से भी डायरेक्शन हो सकती है हमारे बेडिंग प्लेन की, इस तरीके से भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, जैसे कि ये सरफेस है अर्थ का, इस तरीके से भी बेडिंग प्लेन्स हो सकता है, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड डायरेक्शन पे। तो ये जो हमारे बेडिंग प्लेन्स है वो हॉरिजॉन्टल से कितनी डायरेक्शन सर कितने एंगल पर है, वो एंगल हम मेजर करते हैं डिप के थ्रू। तो डिप बेसिकली आपको एक डायरेक्शन भी फाइंड आउट करता है, इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी, जो कि कितने इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, और कि कौन सी डायरेक्शन में है। तो हम डिप से क्या करते हैं, एंगल भी मेजर करते हैं एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो, ठीक है, एंगल भी मेजर होता है और डायरेक्शन भी मेजर होता है। तो हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो आपका इस तरीके से आप जो बेडिंग प्लेन देख रहे हैं, ये वाला आपका बेडिंग प्लेन है, ठीक है, ये बेडिंग प्लेन ये हमारी सरफेस का जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है। तो ये जो बेडिंग प्लेन है आपका वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, जितने एंगल पे ये प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, ठीक है, ये कितने एंगल पे ये इंक्लाइंड है उसको हम कहते हैं डिप, की बेड का डिप कितना है, इतने एंगल पे ये डिप है, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और साथ में ये डायरेक्शन भी मेजर करता है। तो जो हम जो डायरेक्शन मेजर करते हैं वो कंपास से मेजर करते हैं, ठीक है, एक कंपास हम यूज करते हैं उसकी डायरेक्शन को, कि उसकी डिपिंग की जो बेड की डिपिंग डायरेक्शन है वो क्या है। तो डायरेक्शन आप कौन से भी जोन में दे देता है कि कौन से पोल में दिया जा सकता है, साउथ हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, या इन पोल्स के बीच में भी कोई डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंपास की हेल्प से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। और कंपास में एक अलग इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, उसको हम कहते हैं क्लाइनोमीटर, ठीक है, क्लाइनोमीटर कहते हैं। तो क्लाइनोमीटर की हेल्प से क्या होता है, हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो डिप बेसिकली आपको इंक्लिनेशन एंगल बताता है और बेडिंग प्लेन की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब बात आती है स्ट्राइक की। स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक इज अ जियोग्राफिक डायरेक्शन गिवन बाय द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द बेडिंग प्लेन ऑफ अ लेयर रॉक, ठीक है। कोई भी, जैसे कि ये आपको दिख रही है बेडिंग प्लेन, ये जो इंक्लाइंड बेड दिख रहा है, ठीक है, ये जो इंक्लाइंड बेड है वो
हॉरिजॉन्टल जो हमारी हॉरिजॉन्टल बेड है उसको कौन से डायरेक्शन पे टच कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे कि ये इंटरसेक्शन पता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो जो हमारा ये इंक्लाइंड बेड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइंड बेड जहां पे टच कर रहा है, ठीक है, जहां टच कर रहा है वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये यहां जाके टच कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो हॉरिजॉन्टल पे डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, स्ट्राइक डायरेक्शन, क्योंकि ये जो हमारा प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो बेडिंग प्लेन है वो इस तरीके से इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो जिस लाइन पे ये टच कर रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक है, स्ट्राइक डायरेक्शन हम उसको कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ में कर रहा है, ये अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो नॉर्थ साउथ में कर रहा है, अगर ईस्ट वेस्ट में ऐसे जाके करेगा तो हम कहेंगे कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसकी स्ट्राइक डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक को करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को कोई भी हमारा जो लेयर है या इंक्लाइंड लेयर है वो कौन से डायरेक्शन में जाके मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, वही जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है। ज्योग्राफिक डायरेक्शन मतलब कि हम फिर देते कि अब जैसे कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर ये नॉर्थ है नीचे वाला क्या होगा साउथ, तो यहाँ पे ये जो लेयर है वो इसको जहाँ टच कर रही है वही हमारा हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली, वो इसका स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिप एंड स्ट्राइक देते हैं कि इसको ये जो दो बेसिक क्वांटिटीज है इनको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम एटीट्यूड ऑफ रॉक को डिफाइन कर सकते हैं कि उसका एटीट्यूड कैसे है, उसका जो जो स्पेस में जो वो पोजीशन बना रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के में पढ़ा कि कांसेप्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, उनके मूवमेंट से कैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, उनके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, उसके साथ ही हमने जो प्लेट्स का जो हम स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन करते हैं, सॉरी जो प्लेट्स की जो हम कि वो कितने एंगल पे, जो हमारा बेडिंग प्लेन हो कितने एंगल पे है, कौन सी डायरेक्शन में वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो डिप एंड स्ट्राइक से हम उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिप एंड स्ट्राइक क्योंकि उसका एंगल कैसे दिया जाता है, उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, उसको हमने डिफाइन किया, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो टाइप ऑफ फोल्ड्स हैं, ठीक है, फोल्ड जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का, तो टाइप ऑफ फोल्ड्स पढ़ेंगे, फोल्ड क्या होता है और उसके डिफरेंट उसको क्लासिफिकेशन कैसे करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।